Good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School, Chandana. This is online video YouTube lecture for class plus one. And in this lecture, we are going to continue our चैप्टर विच इज़ एस ब्लॉक एलिमेंट। इस वीडियो के अंदर बेटा हम अपना एस ब्लॉक एलिमेंट वाला जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे। एक नया जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक है बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हमने जो कंपाउंड्स हैं किसके किसके बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है बेटा कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो हम कंपाउंड पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं बेटा ऑक्साइड्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स। हाँ जी बेटा, तो हमें ये पता है कि जो मेटल है वो कोई भी जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं जिनको हम मेटालिक ऑक्साइड्स कहते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स कहते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी है कि ऑक्साइड्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा। जो ज़्यादातर जैसे अब सपोज करो कि हमारे पास है बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो ये सारे के सारे ऑक्साइड्स हैं बेटा। बेरिलियम का कोई भी कंपाउंड है वो थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर भी यही है, बेरिलियम का जो ऑक्साइड है ना वो बेटा कोवलेंट करेक्टर शो करता है, वो कोवलेंट करेक्टर शो करता है। कौन सा करेक्टर शो करता है? कोवलेंट करेक्टर शो करता है और वो एम्फोटेरिक बनता है। वो क्या करता है? एम्फोटेरिक। कोवलेंट मीन्स इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा कम होता है। और दूसरा ज़्यादातर ये कोवलेंट क्यों हो रहे हैं? स्मॉल साइज़ की वजह से। और एम्फोटेरिक होते हैं ये बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो बेटा एम्फोटेरिक हैं, मीन्स एसिडिक भी हैं और बेसिक भी है। बेरिलियम ऑक्साइड जो है एसिडिक मीन्स एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है, तो एसिडिक भी हैं और बेसिक भी हैं। और बाकी सारे जो ऑक्साइड्स हैं, बाकी सारे जो ग्रुप के ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? आयनिक करेक्टर शो करते हैं, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है। साइज़ बड़ा होने की वजह से आयनिक करेक्टर शो करते हैं। और दूसरा बेसिक नेचर शो करते हैं, वाटर के साथ बेस बनाते हैं। वाटर के साथ क्या बनाते हैं बेटा? बेस बनाते हैं। बट बेरिलियम के साथ ऐसा केस नहीं है, बेरिलियम के साथ ऐसा केस नहीं है। बेरिलियम कोवलेंट और एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, ये आपने याद करना है। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोक्साइड्स की बेटा। ऑक्साइड्स के बाद हमने किसकी बात करी? हाइड्रोक्साइड्स की। हाइड्रोक्साइड्स हमारे कैसे बने थे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मेटल में जब हम वाटर मिलाते हैं बेटा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ये जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं ये देखिए, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें भी यही केस है, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करता है। बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है बेटा वो अगेन कोवलेंट नेचर होता है उसका, कोवलेंट नेचर होता है और वो एम्फोटेरिक होता है। अगेन एम्फोटेरिक इन द सेंस कि एसिड की तरह भी रिएक्ट करता है, वो बेस की तरह भी। रिएक्शन देख लो, BeOH2 जब एसिड की तरह रिएक्ट करेगा तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। मान लो NaOH है बेस, सोडियम बेरिलेट बनाएगा, सोडियम Na2BeOH4, सोडियम बेरिलेट, सोडियम बेरिलेट बनाएगा। और अगर BeOH2 एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है, सॉरी बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो ये एसिड से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा?
BeCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस में H2, BeCl2 प्लस में H2। तो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं बेटा, एम्फोटेरिक नेचर। हम इसको क्या कह रहे हैं, एम्फोटेरिक नेचर। वैसे तो ये आयनिक होते हैं और बेसिक होते हैं। ये क्या होते हैं, आयनिक होते हैं और बेसिक होते हैं। नीचे जाते जाते मतलब डाउन द ग्रुप इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, इनकी सॉल्युबिलिटी और बेसिक करेक्टर बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी और बेसिक करेक्टर इनका इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। देखो नीचे जाते जाते साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है बेटा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो MOH बॉन्ड जो है इसका वीक होता है। MOH बॉन्ड इनका क्या होता है, इनके बीच का जो MOH बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और जैसे ही MOH बॉन्ड वीक होएगा तो ये ज़्यादा सोल्यूबल होंगे और ज़्यादा बेसिक होंगे। तो इनमें से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड में से कौन ज़्यादा सोल्यूबल होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड। कौन ज़्यादा सोल्यूबल होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, यस। इसके बाद बात करते हैं बेटा हैलाइड्स की। इसके बाद किसकी बात करते हैं, हैलाइड्स की। हैलाइड्स के अंदर हमने क्या करा था कि जब भी मेटल हैलोजन से रिएक्ट करते हैं तो वो मेटेलिक हैलाइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, मेटेलिक हैलाइड्स, मेटेलिक हैलाइड्स। अब यहाँ पर भी यही है, बेरिलियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। तो ये सारे के सारे क्लोराइड्स हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पे कोवलेंट करेक्टर है और यहाँ पे आयनिक करेक्टर है। होता क्या है बेटा एक्चुअल में, ये आपका बेरिलियम आयन है जो छोटा सा है और हाई पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि स्मॉल साइज है, इस वजह से, ड्यू टू स्मॉल साइज। अब क्या होगा, जैसे ही इसके पास एनायन आएगा, जैसे ही इसके पास नेगेटिवली चार्ज एनायन आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, जैसे ही इसके पास एनायन आएगा ये उसको पोलराइज कर देगा। जैसे पहले वाला ये था, अब जो बना है अब कैसा हो गया, डिस्टोर्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका क्या हो गया, डिस्टोर्ट हो गया। अब ये चपटा हो गया, पहले स्फेरिकल था, गोल था, अब कैसा हो गया, ये चपटा हो गया, इलिप्टिकल हो गया, पोलराइज हो गया। ये पोलराइज्ड हो गया आयन, पोलराइज्ड आयन। अब ये दोनों आपस में क्लोज आके शेयरिंग कर लेते हैं और कोवलेंट करेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए बेरिलियम का चाहे क्लोराइड है, चाहे हाइड्रोक्साइड है, चाहे ऑक्साइड है, कोवलेंट नेचर शो कर रहा है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। छोटा होने की वजह से ये कोवलेंट करेक्टर शो करता है। और क्योंकि कोवलेंट करेक्टर है तो ये क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर बनाता है। क्या बनाता है ये, क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर, क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर। क्या बना रहा है बेटा, क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर। क्या बना रहा है ये, क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर। मतलब जैसे ये बेरिलियम है ना बेटा, ये बेरिलियम है, अब यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये बेरिलियम है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। तो इस तरीके से क्लोरो ब्रिज्ड क्लोरीन जो है वो ब्रिज बना रहे हैं बेरिलियम एटम के अंदर। तो ये क्या है बेटा, वेपर फेस में। ये किस में है, वेपर फेस में। ये वेपर फेस में है, क्या है, क्लोरो ब्रिज्ड बेरिलियम क्लोराइड, क्लोरो ब्रिज्ड बेरिलियम क्लोराइड वेपर फेस में। ये वेपर फेस में भी किस में एग्जिस्ट करता है, क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर की फॉर्म में, क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर की फॉर्म में। डाइमर मतलब जोड़े की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमने करे बेटा ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और हैलाइड्स।
ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और हैलाइड्स। इसके बाद हमने बात करनी है नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स किसकी बात करनी है बेटा? कार्बोनेट्स की। अब जो मेटल है ना बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में आता है और मेटल कार्बोनेट बना देता है, मेटल कार्बोनेट बनाता है। फॉर एग्जांपल बेरिलियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर जो कार्बोनेट का केस है ना बेटा, हमने डिस्कस करना है यहाँ पर दो चीज़ें। एक तो करनी है स्टेबिलिटी और दूसरी करनी है बेटा सॉल्युबिलिटी। ध्यान से समझना बात को, दोनों का अलग केस है। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड के केस में क्या था, सॉल्युबिलिटी नीचे जाते जाते क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। सॉल्युबिलिटी बेसिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी और बेसिक करेक्टर क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ। यहाँ पर क्या होता है, स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी का अलग केस होता है। यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है, नीचे जाते जाते सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। बाकी सब में इंक्रीज होती है। कार्बोनेट्स और आगे सल्फेट्स भी हमने करने हैं, उसमें भी सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। रीज़न क्या है इसके पीछे? सॉल्युबिलिटी बेटा जब होएगी, सॉल्युबल जब होएगा जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो लैटिस एंथैल्पी से, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो लैटिस एंथैल्पी से। अब नीचे जाते जाते हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है ना? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है डिक्रीज़ करती है, ज़्यादा ज़्यादा डिक्रीज़ कर लेती है, जिस वजह से वो लैटिस एंथैल्पी से कम हो जाती है और ये सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि सॉल्युबल वही होगा जो हाइड्रेशन एंथैल्पी जिसकी ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी से। अब हाइड्रोक्साइड्स के केस में क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्साइड्स के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी तो कम होती है, बट इतनी कम नहीं होती जितनी लैटिस एंथैल्पी कम होती है। मतलब दोनों ही कम होती हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी और लैटिस एंथैल्पी भी नीचे जाते हुए। बट हाइड्रोक्साइड्स के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा ही रहती है लैटिस एंथैल्पी से, जिस वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। बट यहाँ पर कार्बोनेट्स के केस में कार्बोनेट जो आयन होता है, कार्बोनेट जो आयन होता है वो होता है बड़े साइज़ का, ये होता है लार्ज साइज़ का, जिसकी वजह से ये लैटिस एनर्जी को लगभग कांस्टेंट कर देता है। लैटिस एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, कांस्टेंट। अब लैटिस एनर्जी तो कांस्टेंट है, हाइड्रेशन एंथैल्पी तो कम होएगी ही होएगी ना, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी लैटिस एंथैल्पी से, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। दूसरा एक और है स्टेबिलिटी का, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी भी यहाँ पर क्या होती है, नॉर्मली सभी में थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नीचे जाते जाते स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। रीज़न क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, ड्यू टू डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। ध्यान से समझना बेटा, जो मेटल कार्बोनेट है ना, जो मेटल कार्बोनेट है वो इक्विलिब्रियम में होता है। जैसे ही उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं ना, मेटल ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस बाहर निकल आती है। अब ये जो मेटल कार्बोनेट है ये मेटल ऑक्साइड है, जोन सा मेटल ऑक्साइड स्टेबल होगा, जोन सा मेटल ऑक्साइड स्टेबल होगा उसका कोरोस्पोंडिंग मेटल कार्बोनेट अनस्टेबल होगा। और अगर मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल होगा तो उसका कोरोस्पोंडिंग मेटल कार्बोनेट क्या होगा, स्टेबल। सीधी सी बात है, अगर मेटल कार्बोनेट अनस्टेबल होगा जब भी तो वो रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहा है जो कि स्टेबल है। अगर मेटल कार्बोनेट ही स्टेबल है तो मेटल ऑक्साइड क्यों बनाएगा वो, और वो अनस्टेबल ही होगा। तो एक चीज़ अनस्टेबल होगी, एक चीज़ स्टेबल होगी। अब मेटल ऑक्साइड के केस में हमने करा कि बैरियम ऑक्साइड, ये वाला जो होता है बैरियम ऑक्साइड, नीचे जाते जाते स्टेबिलिटी कम हो जाती है इसकी, क्योंकि बड़ा साइज़ हो गया, ये टूट जाएगा आसानी से, इसलिए स्टेबिलिटी इसकी कम होती है। तो जब बैरियम ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, तो बैरियम कार्बोनेट क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल। तो नीचे जाते जाते स्टेबिलिटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज़ हो रही है। स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है और सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज़ हो जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है,
डिक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा सल्फेट्स की। सल्फेट्स कैसे बनते हैं? जब हम मेटल में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं H2SO4, तो मेटल का सल्फेट बनता है MSO4 और प्लस में H2। ये जो मेटल का सल्फेट है बेटा, ये भी सेम करेक्टरिस्टिक शो करता है। यहाँ पर भी सल्फेट आयन जो है वो बड़ा है, लार्ज साइज का है। तो सेम डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। और सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीजेस। सोल्यूबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी कंपाउंड्स की, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। एक बार ध्यान से दोबारा देख लो। हमने कंपाउंड्स करे, हमने ऑक्साइड्स की बात करी। हमने कहा बेरिलियम ऑक्साइड कोवलेंट नेचर है, स्मॉल साइज होने की वजह से, और एम्फोटेरिक होता है, दोनों से रिएक्ट करता है, बेस से भी और एसिड से भी। बाकी सारे जो कंपाउंड्स हैं वो आयनिक होते हैं और बेसिक होते हैं। हाइड्रोक्साइड्स जो हैं सेम नेचर शो करते हैं, बट हाँ सोल्यूबिलिटी इनकी नीचे जाते जाते बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? दो रीज़न है। एक तो साइज़ बड़ा हो गया, साइज़ बड़ा हो गया, MOH बॉन्ड वीक हो गया। तो यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो रही है लैटिस एंथैल्पी से। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा हो रही है, इस वजह से। और जो हमारा कार्बोनेट्स और सल्फेट्स हैं, अगर उसकी सोल्यूबिलिटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है लैटिस एंथैल्पी से, बट नीचे जाते जाते हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। नीचे जाते जाते क्या हो जाती है बेटा? हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाती है लैटिस एंथैल्पी से, जिसकी वजह से सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है क्योंकि मेटल का ऑक्साइड ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है। नीचे जाते जाते मेटल का ऑक्साइड अनस्टेबल हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। फिर हमने हैलाइड के बारे में डिस्कस किया कि बेरिलियम के जो हैलाइड है वो कोवलेंट नेचर शो करते हैं, क्योंकि वो पोलराइज कर देते हैं एनायन को ज़्यादा अच्छे से। उनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है बाकी सबसे, क्योंकि साइज़ उनका छोटा होता है, इस वजह से। तो हैलाइड्स का क्या है? कोवलेंट करेक्टर शो करते हैं। सो बेटा हमने कुछ कंपाउंड्स करे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। इसके बाद कल हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। सो टिल देन स्टे एट होम, स्टडी वेल, टेक केयर।